धमाकेदार दिवाली सिर्फ उत्कर्ष के साथ। इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में सभी ऑनलाइन कोर्स पर पाएं 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और हर लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ फ्री रिकॉर्डेड कोर्स। ये धमाकेदार ऑफर सिर्फ 3 नवंबर तक है। एनरोल नाउ। धमाकेदार दिवाली सिर्फ उत्कर्ष के साथ। इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में सभी ऑनलाइन कोर्स पर पाएं 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और हर लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ फ्री रिकॉर्डेड कोर्स। ये धमाकेदार ऑफर सिर्फ 3 नवंबर तक है। एनरोल नाउ। नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं भाई आप सब? आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप सभी की तैयारी एकदम लल्लन टाप तरीके से चल रही होगी। तो दिवाली बीत चुकी है और दीपावली के बाद से आप सभी लोग बड़े आराम से, इत्मीनान से चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। और आइए बच्चे, अपनी पढ़ाई को जो आपने मतलब कि यहाँ पर क्या कर दिया है भाई, तो बिता दिया है, उसको शुरू करा जाए। एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आप सभी की दीपावली कैसी रही, अच्छा रहा, सब कुछ बढ़िया रहा। तो आइए बच्चे, शुरू करा जाए क्लास को, है ना। हाँ, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद प्यारे बच्चे। आइए, कैसी रहे दिवाली कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि हम देखो ये क्लास के बाद से आपके कमेंट भी देखेंगे कि भाई कैसा कमेंट आ रहा है, बच्चों की दिवाली कैसी रही, आप सभी ने कैसा एंजॉय किया। हालांकि मैंने बताया कि बेरोजगारों की जो दिवाली होती है वो बड़ी ख़तरनाक होती है, पर फिर भी अपने आप को क्या करना है बच्चे, तो लगे रहना है इत्मीनान से। आइए यहाँ पर करते हैं शुरुआत। और आज जैसा कि आपको पता है कि मई जून 2024 के हम लोग करंट अफेयर का रिवीजन करने वाले हैं। क्या मई जून 2024 का जो करंट अफेयर है इसका रिवीजन होने वाला है। तो चलिए भाई, क्लास को शुरू करा जाए। और ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न कि G7 शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया गया। देखो, अब G7 शिखर सम्मेलन की बात करें, मेरी बात समझना। तो G7 जो शिखर सम्मेलन है प्यारे, सबसे पहले एक संगठन है G7। और इसकी अगर बात करें तो G7 की जो पहली बैठक हुई थी, क्या हुई थी? G7 की जो पहली बैठक हुई थी, अगर पूछा जाए साहब G7 की पहली बैठक कि ये कहाँ पर हुई थी, तो देखो इसका अब देखा जाए, पहली बैठक हुई 1975 में। अब 1975 से अगर 2025 की हम चर्चा कर लें तो यानी लगभग कितने वर्ष हो जाएंगे? 50 वर्ष हो जाएंगे। ऐसी दशा में याद रखना कि ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि ये 50वीं बैठक है। क्या है भाई? इसलिए क्योंकि ये 50वीं बैठक है। तो सबसे पहले G7 शिखर सम्मेलन की जो 50वीं बैठक है, इसका आयोजन किया गया कहाँ पर? तो इसका आयोजन किया गया इटली में। कहाँ पर किया गया भाई? इटली में किया गया। अब देखो, इंटरेस्टिंग बात यह था कि भारत का भी इसमें बुलावा आया था। क्या? भारत का भी बुलावा आया था, तो भारत भी इसका हिस्सा बना। और प्रश्न में उत्तर क्या होगा? इटली। ऑप्शन संख्या नोट कर लो, ए हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, है ना। तो G7 की जो पहली बैठक है 1975 में आयोजित हुई। साथ में याद रखना कि जो 50वीं बैठक है महत्वपूर्ण है। किसी भी आप देखोगे मीटिंग बच्चे, जब 50वीं बैठक हो तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इटली में इसकी बैठक हुई और भारत आप देखेंगे कोई यहाँ पर बुलाया गया था, है ना। और बाकी भारत इसका सदस्य नहीं है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि हाल ही में वैश्विक मीडिया पुरस्कार 2024 किसको प्रदान किया गया है। तो देखो, जो वैश्विक मीडिया पुरस्कार है बच्चे, इसको समझना कि ये जो वैश्विक मीडिया पुरस्कार है, अगर पूछा जाए साहब कि वैश्विक मीडिया पुरस्कार किसको दिया गया, तो देखो वैश्विक मीडिया पुरस्कार यह प्रदान किया गया है किसको? तो वैश्विक मीडिया जो पुरस्कार है यह प्रदान किया गया है किसको? तो AI एंकर हैं सना को। AI एंकर, और इनका नाम क्या है? सना। AI एंकर सना को यह पुरस्कार मिला है। अब ये जो AI एंकर सना है, याद रखना ये टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की AI एंकर हैं। क्या है? तो टाइम्स ऑफ इंडिया जो ग्रुप है, टाइम्स ऑफ इंडिया जो ग्रुप है बच्चे, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, इस टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की हैं ये, है ना। तो ये जो न्यूज़ एंकर आपको दिखाई देंगी टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के दिखाई देंगी। और वर्ष 2023 में, कब? वर्ष 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। ऐसी दशा में प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। AI एंकर सना को यह पुरस्कार मिला बच्चे। 2023 में इसको लॉन्च किया था। और लॉन्च किसने किया था? टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने। किसने? टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने। यानी प्रश्न में उत्तर होगा ऑप्शन संख्या ए। आगे बढ़ चलेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पहली बार त्रिपुरा के मतदाता के रूप में लोकसभा चुनाव में मतदान कर रही है? तो पहली बार जो लोकसभा चुनाव में मतदान कर रही है बच्चे, अगर देखा जाए तो ये है कौन सी जनजाति? तो ब्रू जनजाति है। क्या है? ब्रू जनजाति। मेरी बात समझना कि जो ब्रू जनजाति है, ब्रू जनजाति है, पहले ये कहाँ पर रहती थी? तो ब्रू जनजाति पहले निवास करती थी मिजोरम में। क्या निवास करती थी? पहले यह निवास करती थी कहाँ पर भाई? तो ब्रू एक जनजाति है जो पहले निवास करती थी कहाँ पर? मिजोरम में।
अब क्या हुआ है कि ये जो जनजाति है ये आ गई है त्रिपुरा में। क्या ये आ गई है कहाँ पर? त्रिपुरा में। और त्रिपुरा में इन्होंने पहली बार मतदान किया है। तो इस बार के आम चुनाव में इन्होंने हिस्सा लिया और पहली बार मतदान किया। प्रश्न का उत्तर होगा ब्रू जनजाति, ऑप्शन संख्या डी। अब मेरी बात समझो, देखो जब त्रिपुरा से सवाल पूछा जाता है तो एक तो पूछा जाता है भाई तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ जिला को, तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? तो इसको नोट करना, तीन तरफ से बांग्लादेश से जो घिरा हुआ राज्य है यह है कौन सा? त्रिपुरा। तीन तरफ से बांग्लादेश से जो घिरा राज्य है इसका नाम क्या है? तो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य यह मिलेगा कौन सा? त्रिपुरा। इसी तरीके से अगर बात करें, मैंने बताया भाई तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। अगर तुमसे सवाल पूछ ले कि यह बताइए खर्ची पूजा ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो बच्चे खर्ची पूजा की अगर बात करा जाए तो खर्ची पूजा मनाया जाता है कहाँ पर? त्रिपुरा में। इसी तरीके से गरिया अगर पूछ ले जाइए भी कहाँ पर मनाया जाता है, तो खर्ची पूजा हो गया, गरिया हो गया, ये सब कहाँ पर मनाते हैं? तो त्रिपुरा में ही मनाते हैं, है ना। प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या डी होगा। इस प्रश्न का उत्तर ब्रू जनजाति होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में निगरानी के लिए वेदर स्टेशन स्थापित किया गया है? बात हो रही है किसकी? तो बात हो रही है भाई वेदर स्टेशन की। वेदर स्टेशन क्या है इसको समझते हैं। देखो अगर बात करा जाए वेदर स्टेशन की तो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चे। वेदर स्टेशन क्या है? तो वेदर स्टेशन आप देखा जाए तो ये बादलों की स्थिति, क्या बच्चे? तो इसको यहाँ पर किया गया है प्रारंभ किस लिए? कि बादलों की स्थिति की जानकारी हो, बादलों की जो स्थिति है इसकी जानकारी मिले, बादलों की स्थिति की जानकारी मिले। सबसे पहले तो ध्यान दो कि इसको क्या किया गया है? बादलों की स्थिति की जानकारी के लिए यहाँ पर रखा गया है ना, वेदर स्टेशन को, बादलों की स्थिति की जानकारी। साथ में यहाँ पर ध्यान रखना कि जो बादल की स्थिति है उसको तो जानकारी मिलेगा ही, तापमान की, विकिरण की, इन सभी की जानकारी इस वेदर स्टेशन में प्राप्त होगी। क्या? तो तापमान, वेदर, इन सभी की अगर बात करें, तापमान की, इसके अलावा विकिरण की, सभी प्रकार की जानकारियाँ यहाँ पर मिल सकती हैं इस वेदर स्टेशन से। और इस वेदर स्टेशन को लॉन्च किया गया है कहाँ पर? बुंदेलखंड क्षेत्र में। कहाँ पर? बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो बुंदेलखंड जो क्षेत्र है इसको अगर बात करें सूखे से निपटने के लिए, क्या? सूखे से निपटने के लिए बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, सूखे से निपटने के उद्देश्य से, सूखे से निपटने के उद्देश्य से अगर देखा जाए तो इस बुंदेलखंड क्षेत्र को अगर बात करें तो सूखे से निपटने के उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया है यहाँ पर वेदर स्टेशन। तो प्रश्न में उत्तर होगा ऑप्शन संख्या डी। अब देखो बुंदेलखंड क्षेत्र के बारे में हम जब भी पढ़ाते हैं, मैंने बताया बच्चे कि देखो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में ही, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में फैला हुआ है ये। क्या? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों में फैला हुआ है ये। और साथ में आप पढ़ते होंगे कि ये जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में फैला है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, क्या बुंदेलखंड जो क्षेत्र है इसमें उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिले इसमें शामिल है बच्चे। तो उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? 7 जिले शामिल हैं। प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, बुंदेलखंड। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ पर बन रहा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है ये बच्चे कहाँ पर बने? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क या फिर दुबई। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट बन रहा है बच्चे ये कहाँ पर बन रहा है? तो अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नाम रखा गया है क्या? अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका अगर नाम देखा जाए तो ये क्या रखा गया है? अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम रखा गया है। अल मखतूम इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है, अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम रखा गया है बच्चे अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इसको कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है कहाँ पर? इसको लॉन्च किया गया है दुबई में। कहाँ पर? तो दुबई में इसको आप देखोगे तो बच्चे शुरू किया गया है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट बन रहा है ये कहाँ पर बन रहा है? दुबई में। नाम क्या होने जा रहा है? अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने जा रहा है। अगर बात करें तो यहाँ पर हर वर्ष में 26 करोड़ यात्रियों के आने का अनुमान है। आप देख पा रहे हो बच्चे कितना है? तो 26 करोड़ यात्रियों के आने का यहाँ पर अनुमान मिलेगा। 26 करोड़ यात्रियों का जो आगमन का अनुमान है, तो बहुत बड़ा आप देखा जाए तो ये आप देखोगे बनाया जा रहा है कि इतने यात्री यहाँ पर आ सकते हैं। 26 करोड़ यात्रियों के आगमन का अनुमान है, इसका मतलब समझ रहे हैं क्या है? तो प्रश्न में उत्तर होगा ऑप्शन संख्या डी। गोमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गंगा पथ का निर्माण किया जा रहा है? तो यूपी में गंगा पथ का निर्माण कहाँ पर हो रहा है ये सवाल पूछा जा रहा है। कानपुर, वाराणसी, मिर्जापुर या फिर प्रयागराज? जल्दी से बताओ भाई क्या उत्तर होगा। देखो अगर बात करें गंगा पथ की तो गंगा पथ का जो निर्माण हो रहा है, गंगा जो पथ है इसका निर्माण हो रहा है कहाँ पर? तो गंगा पथ का निर्माण हो रहा है बच्चे कहाँ पर? ध्यान रखना, तो ये हो रहा है कहाँ पर? प्रयागराज में।
प्रयागराज में इसका निर्माण हो रहा है और इसकी शुरुआत की गई है रसूलाबाद घाट से लेकर के और नागवासुकी आप देखेंगे रसूलाबाद घाट से, रसूलाबाद जो घाट है, रसूलाबाद घाट यहाँ से लेकर के और नागवासुकी मंदिर, रसूलाबाद घाट से लेकर के नागवासुकी जो मंदिर है यहाँ पर ये दिखाई देगा। रसूलाबाद घाट से लेकर के और नागवासुकी जो मंदिर है यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा। और प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन संख्या डी। इसकी लंबाई कितनी होगी प्यारे? तो इसकी लंबाई होगी 12 किलोमीटर। इसकी जो लंबाई होगी यह कितनी होगी? तो इसकी लंबाई होगी 12 किलोमीटर, है ना। तो 12 किलोमीटर लंबा होगा, ये गोमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर बनेगा और इसकी शुरुआत होगी रसूलाबाद से लेकर के और नागवासुकी मंदिर तक, यानी कि आप देखोगे तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। अगर पूछा जाए कि भारत का जो पहला ट्रैफिक पार्क है, भारत का पहला जो ट्रैफिक पार्क है, भारत का पहला ट्रैफिक पार्क, इसकी शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो भारत का जो पहला ट्रैफिक पार्क है, अगर पूछा जाए साहब कि भारत पहला ट्रैफिक पार्क कहाँ पर बनाया गया, तो भारत का पहला ट्रैफिक पार्क भी अगर देखा जाए तो इसकी भी शुरुआत प्रयागराज में ही की गई। तो पहला ट्रैफिक पार्क भी प्रयागराज में बना है और ये सारी बातें भी हमने बता दी। प्रश्न में उत्तर होगा प्रयागराज, ऑप्शन संख्या डी। नक्षत्र सभा नामक खगोल पर्यटन किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो देखो नक्षत्र सभा की बात क्या है बच्चे कि खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, किसका? खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, खगोल पर्यटन को क्या करना? तो बढ़ावा देना। इस उद्देश्य से, खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अगर देखा जाए, खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है क्या? तो खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरुआत किया गया है किसका? तो नक्षत्र सभा की शुरुआत की गई है। और नक्षत्र सभा की शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो ये की गई है उत्तराखंड में। क्या? उत्तराखंड में। प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, उत्तराखंड होगा इस प्रश्न का उत्तर। और जब उत्तराखंड जब हमने पढ़ाया है, हमने बताया है कि साहब 15 नवंबर वर्ष 2000 को, क्या 15 नवंबर वर्ष 2000 को उत्तराखंड का गठन किया गया। साथ में याद रखना कि ये जो उत्तराखंड है 15 नवंबर वर्ष 2000 को गठन किया। 13 जिलों को, क्या बच्चे? 13 जो जिले थे, इन 13 जिलों को और 2 मंडलों को अलग करके, अगर देखा जाए 13 जिले और 2 मंडलों को अलग करके यहाँ पर क्या किया गया था? तो इसको क्या किया गया था? यहाँ पर अलग किया गया था। प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह के द्वारा देश का पहला संविधान पार्क कहाँ पर बनाया गया? नई दिल्ली, लखनऊ, देहरादून या फिर पुणे? देश का पहला जो संविधान पार्क है बच्चे, ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो देखो भाई, संविधान निर्माण में जितने लोगों ने योगदान दिया ना, संविधान निर्माण में जितने लोगों ने योगदान दिया, उनकी याद में संविधान निर्माण में योगदान देने वालों की याद में बनाया गया है। क्या? संविधान निर्माण में योगदान जो देने वाले लोग हैं, संविधान निर्माण में योगदान देने वाले लोगों की याद में इसको बनाया गया है संविधान पार्क को। अगर पूछा जाए संविधान पार्क कहाँ पर बनाया गया है, तो याद रखना संविधान पार्क कहाँ पर बनाया गया है? पुणे में। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश का पहला संविधान पार्क कहाँ पर बनाया गया है, तो याद रखना बच्चे उत्तर प्रदेश का जो पहला संविधान पार्क है ये बन के तैयार होगा कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश का पहला जो संविधान पार्क है इसे बनाया जाएगा कहाँ पर? तो यूपी का जो पहला संविधान पार्क है प्यारे, इसको बनाया जाएगा कहाँ पर? तो प्रश्न का उत्तर होगा मुरादाबाद में। कहाँ पर? मुरादाबाद में। यूपी का पहला संविधान पार्क यह बनाया जाएगा मुरादाबाद में। कहाँ पर बनाया जाएगा? मुरादाबाद में बनाया जाएगा। अगर बात करा जाए यहाँ पर उत्तर प्रदेश का पहला संविधान पार्क मुरादाबाद में, भारत का पहला संविधान पार्क पुणे में, और अगर पूछा जाए भारत का पहला परमवीर चक्र उद्यान, भारत का पहला परमवीर चक्र उद्यान ये कहाँ पर? तो भारत का पहला जो परमवीर चक्र उद्यान है, परमवीर चक्र उद्यान अगर देखा जाए तो ये कहाँ पर बनाया गया? तो भारत का पहला जो परमवीर चक्र उद्यान है बच्चे, इसको बनाया गया तमिलनाडु में। कहाँ पर? तो ये कहाँ पर बनाया गया? तमिलनाडु में। तो तीनों बातों को समझना कि पहला परमवीर चक्र उद्यान तमिलनाडु में, पहला संविधान पार्क मुरादाबाद में, भारत का पहला पुणे में। तीनों ही बातें अपने को याद रखना है। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या मामला है, कैसे है, बढ़िया है कि नहीं, यहाँ पर कमेंट करके बताओ, है ना। जल्दी से बताओ, बढ़िया से बताओ। बहुत अच्छा, बहुत शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप सभी लोग बता रहे बच्चे। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। विश्व की पहली सीएनजी से चलने वाली जो आप देखेंगे मोटरसाइकिल है, किस कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई है? ये सवाल है। विश्व की पहली सीएनजी से चलने वाली जो मोटरसाइकिल है किस कंपनी से लॉन्च की गई, ये सवाल पूछा जाए तो क्या होगा इसका उत्तर? एक बार बता दीजिए बच्चे। अब देखो यहाँ पर बात करें विश्व की पहली सीएनजी से चलने वाली जो मोटरसाइकिल है,
तो इसको लॉन्च किया गया है और इसका नाम क्या है, बजाज। बजाज के द्वारा लॉन्च किया गया। तो बजाज जो ऑटो है इन्होंने लॉन्च किया विश्व की पहली सीएनजी से चलने वाली मोटर बाइक का। और अगर पूछा जाए इसका नाम क्या रखा गया है तो ब्रूजर 125। क्या इसका नाम क्या रखा है इन्होंने, तो ब्रूजर 125 रखा है इसका नाम। जून 2024 में इसको लॉन्च किया गया। प्रश्न में उत्तर होगा ऑप्शन संख्या बी। लॉन्च कब किया गया भाई, जून 2024 में इसको लॉन्च किया गया। तो ये भी ध्यान दो कि जून 2024 में इसकी शुरुआत हुई। आगे बढ़ेंगे, अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में 4 दिवसीय सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र का आयोजन किया गया। योग सूत्र का आयोजन कहाँ पर किया गया, ये सवाल पूछा जा रहा है। देखो अगर पूछा जाए कि ये बताइए जो सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी है योग सूत्र, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, तो योग सूत्र का जो आयोजन हुआ बच्चे ये हुआ कहाँ पर, तो ये हुआ आपको देखोगे तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, यानी कि बीएचयू में। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, बीएचयू। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। इसको आगे बढ़ाते हैं और अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। हाल ही में किस संस्था के द्वारा वाराणसी में धरोहर काशी की कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। देखो एक यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हुआ धरोहर काशी की, धरोहर काशी की। अब ये जो धरोहर काशी की यहाँ पर शुभारंभ किया गया धरोहर काशी की, याद रखना कि धरोहर काशी की अगर बात करें तो ये बता सकते हो भाई धरोहर काशी की में पहला जो चीज़ है, पहला ये क्या है बच्चे कि इसका जो आयोजन किया गया भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन के द्वारा आयोजन किया गया। जो भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन है, अल्पसंख्यक जो फाउंडेशन है इसके द्वारा, भारतीय जो अल्पसंख्यक फाउंडेशन है, भारतीय अल्पसंख्यक जो फाउंडेशन है इनके द्वारा क्या किया गया है, तो यहाँ पर धरोहर काशी की प्रोग्राम आयोजित किया गया। उद्देश्य क्या है, देखो वाराणसी में आपको जो सिल्क का आप देखोगे, सिल्क की साड़ियाँ हैं, सिल्क की साड़ियाँ हैं और हथकरघा जो उद्योग हैं, हथकरघा उद्योग हैं, इन दोनों को बढ़ावा देना, हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना, इन दो उद्देश्य से, हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना, इन दो उद्देश्य से बच्चे क्या किया गया, तो इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो नोट कर लो लॉन्च किसने किया है, तो भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन ने। प्रश्न में उत्तर क्या होगा, भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन, यानी ऑप्शन संख्या हो जाएगा सी। क्या होगा, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि भारतीय रेलवे उत्तर प्रदेश स्थित किस संस्थान के साथ मिलकर हाइड्रोजन ईंधन आधारित इंजन बनाने की घोषणा कर रही है। तो भारतीय रेलवे उत्तर प्रदेश स्थित आप देखोगे ना तो आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर के, किसके साथ, आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर के, और इन्होंने एक प्लानिंग करा हुआ है। क्या प्लानिंग करा है भाई, कि आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर के इन्होंने प्लानिंग करा है कि क्या करेंगे, तो हाइड्रोजन ईंधन आधारित इंजन बनाएंगे। क्या, हाइड्रोजन ईंधन आधारित ये लोग क्या बनाएंगे, इंजन बनाएंगे। तो याद रखो जो हाइड्रोजन ईंधन आधारित जो इंजन बनने वाला है, इंजन बनने वाला है, ये बनने वाला है कहाँ पर, तो हाइड्रोजन ईंधन आधारित जो इंजन बनने वाला है बच्चे, ये अगर देखा जाए तो बनने वाला है कहाँ, तो प्रश्न में उत्तर होगा साहब ये बनने वाला है आईआईटी कानपुर में। और भारत का पहला इस प्रकार का इंजन होगा, ध्यान रखना ये भारत का पहला ऐसा इंजन होगा जिसको हाइड्रोजन ईंधन पे चलने वाला है। तो ऐसा करने वाला ये भारत का पहला होगा। क्या होगा भाई, भारत का प्रथम ऐसा करने वाला इंजन यहाँ पर इंजन होगा। ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि ऐसा करने वाला ये भारत पहला इंजन होगा, है ना। चलो तो प्रश्न में उत्तर होगा आईआईटी कानपुर, ऑप्शन संख्या डी। हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू की गई। देखो स्कूल ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू की गई कहाँ पर, तो स्कूल ऑन व्हील्स नामक परियोजना अगर बात करें जब बच्चे, तो इसकी शुरुआत की गई है कहाँ पर, इसकी शुरुआत की गई है मणिपुर में। और मणिपुर में 18,480, ध्यान से सुनना, 18,480 बच्चे रहते हैं राहत शिविरों में। कहाँ पर, 18,480 बच्चे कहाँ पर रहते हैं, तो राहत शिविर में रहते हैं। कहाँ पर, राहत शिविर में बच्चों की संख्या कितनी है, 18,480 बच्चे रहते हैं। अब 18,480 बच्चे राहत शिविर में रह रहे हैं, तो ऐसी दशा में इन बच्चों को, मणिपुर में रह रहे इन बच्चों को शिक्षा उन्हीं के पास चल करके मिले, शिक्षा उन्हीं के पास पहुंच करके मिले, इसके लिए एक परियोजना शुरू की गई जिसका नाम है क्या, स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना। और कहाँ पर शुरू की गई, मणिपुर में शुरू की गई। प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में यूपी, यहाँ पर क्या बच्चे, तो उत्तर प्रदेश में के किस जनपद में यूपी दर्शन पार्क की तर्ज पर वेस्ट टू वंडर पार्क यहाँ पर क्या किया गया, विकसित किया गया। तो वेस्ट टू वंडर पार्क की अगर बात करें तो वेस्ट टू वंडर पार्क इसका विकास हुआ कहाँ पर बच्चे, तो प्रयागराज में। कहाँ पर, प्रयागराज में, है ना। प्रयागराज में इसकी शुरुआत हुई, यानी कि कचरे से क्या बनेगा, कचरे से अगर देखा जाए तो कचरे से अगर बात करें
तो कचरे से बच्चे ये आप यहाँ पर जो कचरे से और सारी चीज़ें मिलेंगी, और सारी चीज़ें बनेंगी, ये पार्क विकसित किया गया। और इसका विकास कहाँ पर हुआ? प्रयागराज में। कहाँ पर? तो प्रयागराज। देखो प्रयागराज में महाकुंभ लगने वाला है 2025 में, है ना। प्रयागराज में क्या है? तो महाकुंभ लगने वाला है 2025 में। और महाकुंभ की जो तैयारियाँ हैं ये धुआंधार चल रही हैं, उसी संदर्भ में ये सभी काम हो रहे हैं। तो प्रश्न में उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं, अगला है विश्व की तीसरी सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन वाला अगर देश पूछ लिया जाए कौन सा होगा, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ना। अगर बात करें कि भाई साहब विश्व की तीसरी सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन सा है, तो देखो पहला अगर पूछा जाए कि साहब पहला कौन सा है, तो पहला हो जाएगा कौन सा? पहला अगर पूछा जाए तो पहला हो जाएगा क्या? जापान हो जाएगा पहला। और सॉरी, पहला अगर पूछा जाए पहला हो जाएगा चीन। विश्व में पहले स्थान पर कौन है? तो चीन है। अगर बात करें सौर ऊर्जा में पहले स्थान पर कौन है? तो चीन है। दूसरे स्थान पर कौन है? तो अमेरिका है। तो दूसरे स्थान पर क्या मिलेगा? अमेरिका मिलेगा। पहला स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर मिलेगा अमेरिका। और जो तीसरा स्थान है ना, ये किसका है? तो तीसरा स्थान है बच्चे याद रखना किसका? भारत का। तो भारत इसमें किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। भारत ने किसके पीछे छोड़ दिया है? तो जापान को पीछे छोड़ दिया है। तो जापान को पीछे छोड़कर, जापान को पीछे छोड़कर भारत क्या हो गया है? तो जापान को पीछे छोड़कर भारत हो गया है क्या बच्चे? तो भारत आ गया है तीसरे स्थान पर, है ना। हमने जापान को ओवरटेक कर दिया है। पहले स्थान पर अभी भी कौन है? तो चीन है सोलर ऊर्जा में। और दूसरे स्थान पर आप देखेंगे अमेरिका है। अब देखो सोलर ऊर्जा के लिए एक संस्था है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है। अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन या जो ISA है, अगर पूछा जाए कि इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2015 में। और ये है कहाँ पर? गुरुग्राम में। तो शुरुआत की गई थी 2015 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। और इसमें आपने पढ़ा होगा कि इससे जुड़ने वाला 101वां देश अभी हाल ही में बना है नेपाल। 101वां देश कौन सा है? तो नेपाल है। 101वां देश कौन सा है? नेपाल, है ना। तो प्रश्न में उत्तर होगा ऑप्शन संख्या बी यानी कि भारत होगा। आगे बढ़ते, विश्व के सबसे अमीर शहरों में मुंबई को कौन सा स्थान मिला है? क्या विश्व का जो सबसे अमीर शहर है इसमें मुंबई को कौन सा स्थान मिला है? ये सवाल पूछा जा रहा है। अब देखो विश्व के सबसे अमीर शहरों में पहले स्थान पर है न्यूयॉर्क, दूसरे स्थान पर है द बी एरिया। ध्यान से सुनना, विश्व के सबसे अमीर शहरों में अगर पूछ ले साहब पहले स्थान पर कौन है, तो पहला स्थान जो दुनिया का सबसे अमीर शहर है पहला, वो है न्यूयॉर्क। क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क। इसी तरीके से दूसरे स्थान पर देखोगे तो एक शहर है द बे एरिया। क्या बच्चे? द बे एरिया अगर देखा जाए तो ये दूसरे स्थान पर, किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। लेकिन अगर सवाल पूछ रहे कि साहब मुंबई का क्या मामला है, तो मुंबई को याद रखना कि मुंबई है 24वें स्थान पर। अगर सवाल पूछ ले मुंबई किस स्थान पर है? 24वें स्थान पर है। और 37वें स्थान पर है दिल्ली। क्या 37वां स्थान किसका है? दिल्ली का है। तो मुंबई है किस स्थान पर भाई? 24वें स्थान पर। और 37वां स्थान है किसका? दिल्ली का। यहाँ पर ध्यान रखना कि जो मुंबई जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं ना बच्चे, ये अरबपतियों की राजधानी है। और मैंने बताया था कि साहब सर्वाधिक अरबपति यहाँ पर भारत में रहते हैं। तो सर्वाधिक अरबपति होने की वजह से मुंबई को हम अरबपतियों की राजधानी भी बोल रहे हैं। क्या हम अरबपतियों की राजधानी भी बोल रहे हैं? दोनों ही बातें ध्यान रखो, सर्वाधिक अरबपति पूछ ले या अरबपतियों की राजधानी पूछ ले, ये आपको याद रखना, ये भी हो जाएगा मुंबई, है ना। तो अरबपतियों की जो राजधानी है ये कौन है? मुंबई है। और इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। क्या होगा? ऑप्शन संख्या सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। चलो आगे बढ़ते हैं। दूरसंचार विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा कितने संस्थानों में 5G लैब स्थापित करने की घोषणा कर रहा है? तो दूरसंचार विभाग उत्तर प्रदेश 5G लैब स्थापित करने की घोषणा कर रहा है। और ऐसे कितने स्थानों में किया गया है? तो ऐसे बच्चे 6 संस्थानों में। कितने? 6 संस्थाओं में इसकी घोषणा की गई है। प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। तो 6 संस्थान होंगे, ऑप्शन हो जाएगा क्या? ऑप्शन संख्या सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, 6 संस्थान। आगे बढ़ते हैं, अगला है उत्तर प्रदेश के किस संस्थान में देश की पहली डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब विकसित की जा रही है? देश की पहली जो डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब है इसका विकास कहाँ पर हो रहा है? तो देश की पहली जो डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब है इसका विकास अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में तो गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में हो रहा है। कहाँ पर? जो गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय है यहाँ पर हो रहा है बच्चे। उत्तर क्या होगा? गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में यहाँ पर हो रहा है डिजिटल फॉरेंसिक्स लैब का उद्घाटन। तो प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन संख्या सी। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना बच्चे, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर में है। कहाँ पर है? अगर तुमसे कोई पूछ ले कि ये विद्यालय कहाँ पर है तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा साहब गौतम बुद्ध नगर। कहाँ पर? ये गौतम बुद्ध नगर में है, ये भी ध्यान रखना।
कि जो विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध के नाम से अपने यूपी में 3 विश्वविद्यालय हैं, एक तो गौतम बुद्ध नगर, दूसरा सिद्धार्थ विश्वविद्यालय जो कहाँ पर है, सिद्धार्थ नगर में है, और तीसरा बच्चे अगर पूछा जाए तो तीसरा याद रखना कौन सा है, तो तीसरा है महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो कि कुशीनगर में है। यानी प्रश्न में उत्तर होगा ऑप्शन संख्या सी। आगे बढ़ेंगे, किस देश के राजदूत ने नागालैंड के कोहिमा में शांति स्मारक का उद्घाटन किया। तो नागालैंड के कोहिमा में बच्चे जापान के जो राजदूत थे इन्होंने शांति स्मारक का उद्घाटन किया। कहाँ के, जापान के राजदूत ने किया। अब देखो यहाँ पर जो नागालैंड का युद्ध है ना, ये नागालैंड का युद्ध दूसरे विश्व युद्ध में बड़ा महत्वपूर्ण था। क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वार में दूसरा जो विश्व युद्ध था, इस दूसरे विश्व युद्ध में ये बड़ा ही महत्वपूर्ण था। इसी वजह से आपसे पूछा जा सकता है, क्या, इसी वजह से आपसे पूछा जा सकता है कि साहब कोहिमा में जो शांति स्मारक का उद्घाटन किया गया ये कहाँ पर किया गया, तो जापान के राजदूत के द्वारा किया गया। और क्यों किया गया, दूसरे विश्व युद्ध में ये जो युद्ध हुआ था इसके याद में किया गया, इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे और इसलिए इसमें बड़ा महत्व है। चाइना में आप देखा जाए तो बच्चे यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये कोहिमा की लड़ाई, है ना। ये दूसरे विश्व युद्ध की सबसे बड़ी लड़ाई मानी जाती है, जिसको कि जापान में ऑपरेशन यूगो के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, ऑपरेशन यूगो के नाम से भी जानते हैं। इसलिए आपको ये चीज़ महत्वपूर्ण दिखाई दे रही है। तो प्रश्न में उत्तर हो जाएगा जापान, ऑप्शन संख्या डी। आगे बढ़ते हैं, भारतीय वायुसेना द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में विश्व का पहला एयरलिफ्टेड भीष्म पोर्टल हॉस्पिटल का परीक्षण किया गया। तो विश्व का पहला एयरलिफ्टेड जो भीष्म पोर्टल ये है, ये कहाँ पर परीक्षण किया गया, आगरा में। आप कहेंगे सर ये है क्या, विश्व का पहला जो एयरलिफ्टेड अगर बात करें भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल है, ये है क्या, देखो बच्चे तो पोर्टेबल हॉस्पिटल है, यानी आवश्यकता पड़ेगा वहीं पर हॉस्पिटल का निर्माण कर दिया जाएगा। जैसे अगर कहीं मेला लगा है, अगर कोई रैली आने वाली है तो हमने बच्चे इसको बना दिया, ये कहीं से भी आप देखोगे तो इसको बना दिया जाएगा और तुरंत वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। खास करके जहां बड़ा गैदरिंग हो वहां पर ये बड़ा ही उपयोगी होगा। और ये आपको याद रखना है कि आगरा में, कहां पर, आगरा में इसकी शुरुआत की गई है। प्रश्न में उत्तर होगा आगरा, ऑप्शन संख्या है। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन कहां पर हुआ, तो वर्ल्ड हाइड्रोजन जो समिट है 13 से 15 मई के बीच में 2024 में इसका आयोजन नीदरलैंड में हुआ। कहां पर, तो 13 से 15 मई 2024, 13 से 15 मई 2024 के बीच में इसका आयोजन हुआ। और ये कहां पर हुआ, 13 से 15 मई 2024 ये इसका आयोजन हुआ। कहां पर बच्चे, तो इसका आयोजन हुआ कहां पर, तो याद रखना इसका आयोजन हुआ नीदरलैंड में। कहां पर बच्चे, नीदरलैंड में। यानी प्रश्न में उत्तर क्या होगा, नीदरलैंड। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। क्या, ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है अंतर्देशीय मत्स्य पालन में पूरे देश में पहला स्थान किसका है। तो अगर बात करें जब मैदानी क्षेत्रों में जो मत्स्य पालन चल रहा है इसमें पूरे विश्व में किसका स्थान है पहला, कह रहा है कि मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है या फिर उत्तर प्रदेश है। तो अंतर्देशीय मत्स्य पालन में अगर बात करें तो इसमें आप देखोगे उत्तर प्रदेश अपना आ गया है बच्चे टॉप पर। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला है हनुमान AI चैटबॉट को कितनी भाषाओं के साथ में लॉन्च किया गया है। हनुमान AI चैटबॉट की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, जो कि 90 भाषा, 85 भाषा, 95 भाषा या फिर 98 भाषा। हनुमान AI चैटबॉट की बात करना, तो ये जो हनुमान AI चैटबॉट है इसको समझना। हनुमान AI चैटबॉट अगर पूछ लिया जाए बच्चे ये है क्या, तो देखो बच्चे ये स्वदेशी चैटबॉट है। क्या है ये, एक प्रकार से देखा जाए तो स्वदेशी चैटबॉट है। क्या है बच्चे, स्वदेशी चैटबॉट है ना। हनुमान AI जो चैटबॉट है ये किस प्रकार का चैटबॉट है, तो स्वदेशी चैटबॉट है। क्या, स्वदेशी चैटबॉट है, इसको समझना है ना। अब ये बनाया गया है 98 भाषाओं में। कितनी भाषाएं इसमें कितनी मिलेंगी, तो 98 भाषाओं मिलेंगी। भाषाओं की संख्या कितनी है, तो 98 भाषा इसमें मिलेगी। और इस 98 में से 12 भारतीय भाषाएं मिलेंगी। कितनी, तो 12 आपको भारतीय भाषाएं मिलेंगी, है ना। तो भारतीय भाषाएं कितनी है, 12 आपको भारतीय भाषाएं मिलेंगी। और 98 अगर बात करें तो ये बच्चे कुल मिलाकर के भाषाएं मिलेंगी। इन 98 में से 12 आपको भारतीय भाषाएं मिलेंगी। प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 98। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। क्या होगा, डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के स्थित किस संस्थान ने कलाम नामक ड्रोन विकसित किया है। तो कलाम नामक जो ड्रोन है इसका विकास किया गया है किसके द्वारा, तो ये बच्चे कलाम नामक ड्रोन विकसित किया गया है अगर देखा जाए तो IIT कानपुर के द्वारा। क्या, IIT कानपुर ने इसका विकास किया है। और इस ड्रोन की विशेषता क्या है बच्चे, तो 100 किमी दूर भी अगर निशाना है ना, क्या, अगर 100 किलोमीटर दूर भी निशाना है बच्चे तो ये सटीक निशाना लगा दे रहा है। तो IIT कानपुर के द्वारा इसका विकास किया गया है। यानी प्रश्न में उत्तर होगा ऑप्शन संख्या ए।
आगे बढ़ चलेंगे। अगला कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल किस देश में खोला गया है? तो अभी हाल ही में स्विमिंग पूल खोला गया भूटान में, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल है। तो प्रश्न में उत्तर होगा भूटान, ऑप्शन संख्या सी। क्या होगा? भूटान हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। ये विश्व का सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल है और साथ ही साथ में भूटान का पहला स्विमिंग पूल है। क्या है? भूटान का पहला स्विमिंग पूल है। तो ये भी ध्यान रखना कि भूटान का जो पहला स्विमिंग पूल है, ये आप बता सकते हो कि कौन सा है भाई? उत्तर हो जाएगा, आप बता सकते हो क्या? ऑप्शन संख्या सी। भूटान आप देखोगे तो भारत के 4 राज्यों से सीमाएं बनाता है। कितने? ये भारत के 4 राज्यों से सीमाएं बनाता है ना। भारत के कितने राज्य? तो 4 राज्यों से सीमाएं बनाता है भूटान। भारत के 4 राज्यों से सीमाएं बनाता है। सबसे पहले ध्यान दो कि कितने राज्यों के, भारत के 4 राज्यों से सीमाएं बनाता है भूटान। याद रखना इसकी राजधानी क्या है? थिम्पू है। भूटान की राजधानी है वह क्या है? तो थिम्पू है भूटान की राजधानी। और मुद्रा अगर देखा जाए भूटान का तो क्या हो जाएगा? नगोल्ट्रम हो जाएगा मुद्रा। यहाँ का मुद्रा क्या हो जाएगा भाई? नगोल्ट्रम हो जाएगा। और अगर बात करें यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है, यह क्या है? तो तीरंदाजी है भूटान का राष्ट्रीय खेल। क्या है? तीरंदाजी है भूटान का राष्ट्रीय खेल। यानी प्रश्न में उत्तर होगा ऑप्शन संख्या सी, भूटान होगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग का पहला संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ? तो उत्तर प्रदेश जो कबड्डी लीग है बच्चे, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के कबड्डी लीग में 8 टीमें हिस्सा ली थी इस बार। क्या? 8 टीमें इस बार हिस्सा ली थी। ध्यान रखना कि इस बार 8 टीमों ने हिस्सा लिया था। और अगर बात करें कबड्डी में तो नोएडा में इसका आयोजन हुआ। इस 8 टीमों में से प्रत्येक टीम में 15 खिलाड़ी थे। प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी थे? 15। ओवरऑल कितने? तो 120 खिलाड़ियों ने क्या किया? तो 120 खिलाड़ियों ने बच्चे इसमें हिस्सा लिया, है ना। तो हर टीम से 15 खिलाड़ी थे, 120 खिलाड़ियों को यहाँ पर मौका मिला। और ये आयोजित कहाँ पर हुआ? नोएडा में हुआ। आपको यहाँ पर 2 बातें बताना चाहेंगे। सबसे पहले कबड्डी में 7 खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। कितने खिलाड़ी बच्चे? 7 खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। कबड्डी जो है वो राष्ट्रीय गेम है किसका? बांग्लादेश का। कबड्डी जो होता है वो राष्ट्रीय खेल है किसका? बांग्लादेश का। कबड्डी में एक टर्म इस्तेमाल करते हैं रेडर। अगर पूछा जाए कि रेडर जो है ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है, तो कबड्डी में रेडर आप देखोगे टर्म इस्तेमाल होता है। इस प्रश्न में उत्तर होगा ऑप्शन संख्या ए, नोएडा। आगे बढ़ेंगे। अगला अगर पूछा जाए कि साहब साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो जो साइबर सुरक्षा अभ्यास है 2024, इसके आयोजन की बात करें तो ये बच्चे साइबर सुरक्षा जो अभ्यास है, आप देखोगे देश में बढ़ रही साइबर सुरक्षा की चिंताओं को लेकर के इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया है। और जो CDS है नई दिल्ली के भारत के दूसरे CDS अनिल चौहान जी ने इसमें हिस्सा लिया। किसने? अनिल चौहान जी ने इसमें हिस्सा लिया। महत्वपूर्ण चीज़ है। तो प्रश्न में उत्तर क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा अनिल चौहान जी ने इसमें हिस्सा लिया और नई दिल्ली में आप देखोगे ये दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के 30 राज्यों की सांस्कृतिक सभ्यता वाले जो शिवालिक पार्क है, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो 30 राज्यों की सांस्कृतिक सभ्यता वाले शिवालिक पार्क, देखो भाई प्रयागराज में कई सारी चीज़ें बन रही हैं, तो यहाँ पर भी उत्तर क्या होगा? प्रयागराज हो जाएगा। जो शिवालिक पार्क बन रहा है ये भी कहाँ पर बन रहा है बच्चे? प्रयागराज में ही बन रहा है। प्रश्न में उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या डी। आगे बढ़ेंगे। अगला है AI कृष और AI भूमि नामक 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर है। देखो भाई, एक आर्टिफिशियल AI एंकर इस्तेमाल किया है दूरदर्शन किसान ने। किसने? जो दूरदर्शन किसान चैनल है, इन्होंने क्या किया? तो AI एंकर यहाँ पर रख दिए 2, AI कृष और AI भूमि नाम से। अब ये क्या करेंगे? देखो सामान्य एंकर के साथ क्या है, सामान्य एंकर जो होगा वो थक सकता है, बोलते बोलते थक जाएगा, उसका एक अलग से चार्ज लगेगा और हो सकता है कि उस पर 24 घंटे वो सेवाएं ना दे पाए। ये जो AI कृष और AI भूमि है ना, इसको लॉन्च किया गया है। AI है, दिन भर बोलते रहेंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आपने अपलोड कर दिया वही बोलेंगे। दूसरा कि 24 घंटे, मैंने बताया ना 24 घंटे जानकारी मिलेगी और लोगों को ऐसा बनाया गया ना कि समझ वाली भाषाओं में इसका इस्तेमाल हो, यानी लोग जिस भाषा को समझ रहे हैं वही भाषा लोग इस्तेमाल करेंगे। तो प्रश्न में उत्तर होगा ऑप्शन संख्या बी। हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड अग्निबाण जो सब आर्टिकल रॉकेट है, अग्निबाण कास्मास ने क्या किया है? तो यहाँ पर इसको लॉन्च किया है। यानी प्रश्न में उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या हो जाएगा अग्निबाण कास्मास। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में भारत और उत्तर प्रदेश के सबसे युवा सांसद कौन थे? तो लोकसभा चुनाव हुआ है बीते दिनों बच्चे, आपको पता है कि अब इसमें क्या किया गया कि सबसे युवा सांसद चुना गया। किसको? तो सबसे युवा सांसद चुना गया पुष्पेंद्र सरोज को। पुष्पेंद्र सरोज जी कहाँ गए हैं? तो ये कौशाम्बी संसदीय क्षेत्र से चुने गए थे। कहाँ से? कौशाम्बी जो संसदीय क्षेत्र है यहाँ से चुने गए थे और ये सबसे युवा थे। इसी तरीके से यूपी की सबसे युवा महिला सांसद अगर देखा जाए, यूपी की सबसे युवा महिला
सांसद अगर देखोगे तो ये आपको मिलेंगी प्रिया सरोज, जो कि मछली शहर से हैं। क्या यूपी की आप देखेंगे जो सबसे युवा महिला सांसद हैं ये, इनका क्या नाम है, तो ये है प्रिया सरोज। ये कहाँ से हैं बच्चे, तो मछली शहर सीट से हैं। तो दोनों को याद रखना, एक तो कौशाम्बी लोकसभा सीट से हो जाएंगे, दूसरे क्या हो जाएंगे, मछली शहर से हो जाएंगे। दोनों बातों को याद रखना है ना, दोनों ही याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। दोनों किस पार्टी से भाई, दोनों ही समाजवादी पार्टी से हैं। और याद रखना कि जो कौशाम्बी है बच्चे, ये अपने पुराने समय में वत्स महाजनपद की राजधानी थी और यमुना नदी किनारे है। तो ये बात भी अपने को बोलना नहीं है कि ये वत्स महाजनपद के किनारे थी और नदी कौन सी थी, यमुना नदी थी। प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन संख्या यहाँ पर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बन रहे भारत का जो पहला शहरी रोपवे है, इसको किस परियोजना के तहत बनाया जा रहा है, तो इसको बनाया जा रहा है कौन सी परियोजना के तहत, पर्वतमाला परियोजना के तहत। कौन सी परियोजना के तहत बच्चे, तो पर्वतमाला परियोजना के तहत इसको बनाया गया है। यानी भारत का जो पहला शहरी रोपवे है इसको बनाया गया है पर्वतमाला परियोजना के तहत। याद रखना उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या है। और भारत का पहला शहरी रोपवे बनाया कहाँ पर गया है, तो वाराणसी में। अब देख लो भाई, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि साहब ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की किस महिला को प्रतिष्ठित अमूल कॉलोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया। देखो अमूल कॉलोनी जो महिला सशक्तिकरण पुरस्कार है ना, ये दिया जाता है लंदन में उन महिलाओं को जो वास्तव में एक वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के उदाहरण पेश कर रही हैं। क्या वास्तव में वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के उदाहरण पेश कर रही हैं। और ये कि इसको दिया गया है तो एक ई रिक्शा चालक हैं आरती जी को दिया गया है। ध्यान रखना, एक ई रिक्शा चालक हैं आरती जी और बहुत अच्छा कर रही हैं, तो इनको यहाँ पर दिया गया है लंदन में यह पुरस्कार। बड़ा ही शानदार पहल है। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आरती, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा बी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। हाँ भाई, लंदन के बकिंघम पैलेस में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अगला कह रहा है कि हाल ही में किस संस्थान को वर्ष 2024 का WHO नेशनल पुरस्कार मिला। तो वर्ष 2024 का जो WHO नेशनल पुरस्कार है, नीमहंस पुरस्कार दिया गया है। इस संस्था को आप देखोगे नीमहंस को, तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु मिलेगा बच्चे। कहाँ पर मिलेगा, तो बेंगलुरु मिलेगा। यानी प्रश्न में उत्तर होगा ऑप्शन संख्या ए, नीमहंस होगा इस प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल किया गया है। देखो पहला जो AI स्कूल है वो भी केरल में मिलेगा और AI को पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला भी अगर राज्य पूछ ले तब भी उत्तर होगा केरल। दोनों ही बातें यहाँ से समझना है। आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा संसद भवन परिसर को प्रेरणा स्थल का विकास किया गया। संसद भवन परिसर में जो प्रेरणा स्थल का विकास किया गया है ये लोकसभा सचिवालय द्वारा किया गया है। प्रश्न में उत्तर क्या होगा, ऑप्शन संख्या सी। अगला कह रहा है एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत किसने की। तो देखो बच्चे 5 जून को पूरे विश्व में मनाया गया क्या, पर्यावरण दिवस। सुनना मेरी बात, 5 जून को क्या किया गया, तो पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया गया, है ना। जो पर्यावरण दिवस है ये 5 जून को पूरे विश्व में मनाया गया। अब इसी दिन नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, तो पर्यावरण दिवस के दिन ही 5 जून को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक अभियान शुरू किया गया जिसका नाम था क्या, एक पेड़ माँ के नाम अभियान। अब एक पेड़ माँ के नाम अभियान की बात करें तो इसको लॉन्च किसने किया, यानी ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या, ऑप्शन संख्या डी। हाल ही में नागी और नाकटी जो अभ्यारण्य है इसको रामसर साइट में शामिल किया गया। देखो नागी और नाकटी जो अभ्यारण्य है ये भारत के 21वें और 82वें रामसर साइट है। क्या है, 82वें रामसर साइट है। अब ये दोनों ही कहाँ से संबंधित है, बिहार से संबंधित है। ऐसी दशा में अगर पूछा जाए साहब कि 81वां और 82वां जो रामसर साइट था ये कहाँ का था, बिहार का था। आपको याद रखना है बच्चे, प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन संख्या सी। रामसर साइट किन स्थलों कहते हैं, तो रामसर साइट उन स्थलों कहते हैं जहाँ वर्ष भर में 8 माह पानी रहता हो, 200 से ज़्यादा जलीय जीव निवास करते हों। साथ में याद रखना कि वो जो जगह है वो बहुत ही सामरिक महत्व का जगह होगा, एक ऐसा जगह होगा जहाँ पर जीव जंतु निवास करते हों। अब ऐसी दशा में अगर बात करें तो 2 फरवरी 1971 को एक बैठक होती है रामसर साइट को लेकर के, और 2 फरवरी को हम लोग हर साल आर्द्रभूमि दिवस या रामसर साइट दिवस मनाते हैं। और अगर बात करा जाए तो यहाँ पर अभी 81वां और 82वां हमने बता दिया बिहार। अगर पूछा जाए भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। यूपी में कितने रामसर साइट है, 10 रामसर साइट है। यूपी इस मामले में दूसरे स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश स्थित किस संस्थान ने ड्रोन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत किया है, तो ड्रोन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए उड़ान कार्यक्रम शुरू किया गया है किसके द्वारा, IIT कानपुर के द्वारा। यानी प्रश्न का उत्तर क्या होगा, IIT कानपुर। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा बी। पूजा तोमर अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली भारतीय महिला हैं, इनका संबंध कहां से है, तो पूजा तोमर जो कि अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीत रही हैं, अगर पूछा जाए इनका संबंध कहां से है तो पूजा तोमर संबंधित कहां से बच्चे, अगर बात करें तो ये संबंधित है छत्तीसगढ़ से। कहां से,
छत्तीसगढ़ से संबंधित है, यानी प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़, है ना। नोट कर लो भाई, क्या उत्तर होगा? ऑप्शन संख्या डी। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चर्चा करें। अगला कह रहा है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो भारतीय नौसेना की जो पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है, इनका नाम है अनामिका बीराजीव। क्या नाम है? अनामिका बीराजीव। यानी ऑप्शन संख्या क्या होगा? ऑप्शन संख्या हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य अगर पूछा जाए साहब तो किस राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व होगा? देखो भाई, अपने उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी 4 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से? तो 4 टाइगर रिजर्वों में सबसे पहले बात करें दुधवा टाइगर रिजर्व, दूसरा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तीसरा है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और चौथा है रानीपुर टाइगर रिजर्व। अब 5वां बनने जा रहा है कौन सा? तो 5वां बनने जा रहा है सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य अगर देखा जाए तो गोंडा में फैला हुआ है, बलरामपुर में फैला हुआ है और श्रावस्ती में। तो गोंडा, बलरामपुर और श्रावस्ती 3 जिलों में इसका विस्तार है। गोंडा, बलरामपुर और श्रावस्ती 3 जिलों में क्या है? इसका विस्तार है। यानी प्रश्न में उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। तो सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है बच्चे? उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व हो जाएगा। टाइगर रिजर्व के लिए एक परियोजना शुरू की गई थी, प्रोजेक्ट टाइगर। अब प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी 1973 में। क्या जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी बच्चे। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था। यहां पर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। ग्रिड इंडिया पावर सप्लाई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य बिजली खपत में पहला स्थान पर है? तो बिजली खपत में पहला स्थान पर आ गया है अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। कौन सा? अपना प्यारा उत्तर प्रदेश बिजली खपत के मामले में किस स्थान पर है भाई? पहले स्थान पर है। यानी प्रश्न में उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान है? तो वैश्विक शांति सूचकांक की अगर बात करें 2024 में इसमें भारत की क्या रैंकिंग है? 116वीं रैंकिंग है। कौन सी रैंकिंग है बच्चे? 116वीं रैंकिंग है। आगे बढ़ते हैं, अगला है निम्न में से किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक पहचान योजना शुरू किया है? तो एक परिवार एक पहचान योजना अगर पूछा जाए साहब तो एक परिवार एक पहचान योजना अगर बात करें तो ये संबंधित कहाँ से? एक परिवार एक पहचान योजना उत्तर नोट कर लो। एक परिवार एक पहचान योजना अपने उत्तर प्रदेश से संबंधित। क्या उत्तर प्रदेश से संबंधित है? ध्यान रखना इस प्रश्न को। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन संख्या सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। क्या होगा? सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। तो बच्चे आज की क्लास में इतना ही। ध्यान रखो, देखो अपने उत्कर्ष ऐप पर इन दिनों हम लोग क्या मना रहे हैं? तो दिवाली का ट्रिपल धमाका ऑफर मना रहे हैं, जिसमें कि आप देखोगे तो जो ऑफर उपलब्ध है वो 24 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक उपलब्ध है। आपको ध्यान रखना है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, जैसे 90% तक का डिस्काउंट। साथ में आपको ध्यान रखना है कि 90% के डिस्काउंट के साथ में अगर देखा जाए तो 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। और अगर आपने लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स खरीदा है तो उसके साथ संबंधित कोर्स का रिगार्डिंग कोर्स क्या है? फ्री है। तो बच्चे क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइए। देखो हमने बताया था कि छुट्टियां चल रही हैं, तो छुट्टी में क्या करा जाए भाई? छुट्टियों में रिवीजन ही करा जाए, कुछ नया ना पढ़ा जाए, रिवीजन करा जाए। इसलिए जनवरी, फरवरी, फिर बीच में हमने यूपी में पहला एक टॉपिक हमने पढ़ाया, फिर आप देखोगे तो मार्च, अप्रैल और फिर मई, जून। क्या मई, जून? तो कल वाली क्लास में कोशिश करेंगे कि जुलाई, अगस्त की जितनी बढ़िया आपके लिए प्रश्न हो सकते हैं वो कराएं। क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताओ। साथ ही साथ छुट्टियां आप लोग कैसे मना रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं, ये भी कमेंट करके बता देना, है ना। और बाकी आप अपना ख्याल रखो, खूब मन लगा के पढ़ो। आप सभी से आशा है कि आप सभी अच्छा कर रहे होंगे, आप सभी के परिवार वाले अच्छे होंगे। माता लक्ष्मी जी की और माता सरस्वती की कृपा आप पर समान रूप से बरसे। आप सभी से लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धमाकेदार दिवाली सिर्फ उत्कर्ष के साथ। इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में सभी ऑनलाइन कोर्स पर पाएं 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और हर लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ फ्री रिकॉर्डेड कोर्स। ये धमाकेदार ऑफर सिर्फ 3 नवंबर तक है। एनरोल नाउ।